हेलो दोस्तों, टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसका जो टॉपिक होगा वो हिंदी का जो प्रथम कवि और रासो काव्य परंपरा इसके रिगार्डिंग है। सो इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी भले वो मास्टर केडर की, लेक्चरार की या किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, ये देखिए, ये आपके सामने मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम हिंदी का प्रथम कवि कौन है इसके बारे में करेंगे। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। सबसे पहले जो राहुल सांकृत्यन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका जो मत है, राहुल सांकृत्यन ने 7वीं शताब्दी के जो कवि हैं सरहपाद, ठीक है, इनको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। और ये 84 सिद्धों में से एक थे, मतलब प्रथम सिद्धि इनको माना जाता है सरहपाद। नाम याद रखिएगा, ये हमारी हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं। दूसरा डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, उन्होंने 7वीं शताब्दी के जो पुष्य या पुंड नामक जो व्यक्ति है उसको प्रथम कवि स्वीकार किया है। मैं एक बात बताती हूँ, वैसे तो अगर प्रथम कवि पूछ लिया जाए तो सरहपाद हैं, ठीक है। अगर विद्वानों के विचारों के अनुसार पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना, शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड है प्रथम कवि। तो गणपति चंद्र गुप्त का जो विचार है वो भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता शालिभद्र शूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। इसके बाद क्या है कि इन तीनों मतों के आधार पर जो हम मानते हैं, जो अधिक मान्य है, वो सरहपाद को ही हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो स्वीकार किया जाता है। अब इसके बाद है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, जैसे हिंदी साहित्य के प्रथम कवि वो सरहपाद हैं, जो इनकी रचना थी, प्रथम रचना वो हिंदी काव्य धारा थी, ठीक है, लेकिन इसको प्रथम रचना नहीं माना जाता। अब जो प्रथम रचना है वो देवसेन के द्वारा रचित जो श्रावकाचार है वो रचना, वो ग्रंथ है, वो प्रथम ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, ठीक है, और ये 933 ईस्वी में लिखी गई थी रोला छंद में, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद हम करेंगे रासो काव्य परंपरा। देखो, रासो जो ग्रंथ हैं, काफ़ी सारे रासो ग्रंथ हुए हैं, जैसे मैं एक बार नाम बताती हूँ सबके। वैसे ये 7 ग्रंथ के नाम हैं वो प्रचलित हैं, जैसे वीसल देव रासो है वो नरपति नाहल का लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासो है वो चंदबरदाई का लिखा हुआ है, परमाल रासो है वो जगनिक का लिखा हुआ है, बुद्धि रासो जलहण, विजयपाल रासो नल सिंह का, हमीर रासो शारंगधर का, और खुमान रासो दलपति विजय का। अब सबसे पहले हम जो इनमें से जो महत्वपूर्ण है उनकी बात करते हैं, ठीक है। जो वीसल देव रासो ये महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण है, और इसके बाद परमाल रासो महत्वपूर्ण है, ठीक है। खुमान रासो भी महत्वपूर्ण है। अभी हम फर्स्ट ये बात करते हैं वीसल देव रासो की। जो वीसल देव रासो के जो रचयिता हैं वो नरपति नाहल हैं। ये 1212 ईस्वी में इनकी रचना की गई थी। मैं एक बात बताती हूँ, बहुत सारी किताबों में कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिलता है, कहीं पे कुछ। यहाँ पे जो देखो 1515 जो ईस्वी है, ठीक है, और लेकिन बहुत सारी किताबों में संबत में 1212 जो बताया गया है, आप संबत के अनुसार 1212 याद कीजिए। इसमें एक जो राजा हैं वीसल देव और भोज राजा की कन्या है राजमती, ठीक है, उन दोनों के जीवन की कथा है।
इस कथा को 4 भागों में 4 खंडों में बाँटा जाता है। जैसे जो प्रथम खंड है उसमें राजमती और राजा जो बीसल देव है उसके उनके विवाह की कथा है। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा अपना दरबार अपना राज्य छोड़कर उड़ीसा चले जाते हैं। और तीसरे खंड में रानी राजमती का विरह दिखाया जाता है। चतुर्थ खंड में उनका पुनर्मिलन होता है। ये इसकी कथा है और 125 छंदों में ये रची गई है प्रेमपरा कथा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बीसल देव रासू की जो भाषा है उसको राजस्थानी भाषा माना है, जिसका जो व्याकरण है वो अपभ्रंश के अनुरूप अनुकूल माना जाता है, तो इसीलिए ये इधर हिंदी साहित्य में रखी जा गई है। इसमें रस देखें तो इसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्ष संयोग और वियोग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब दूसरा है जैसे खुमान रासू की बात करें तो ये दलपति विजय की लिखी हुई है। ये मास्टर केडर में भी आ चुका है एक बार प्रश्न। ठीक है, दलपति विजय की ये लिखी गई है। इसमें मेवाड़ के राजा खुमान द्वितीय का जो एक चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इसमें 5000 छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वीर रस प्रधान ग्रंथ है ये। और इसका जो एक इसकी कॉपी है, इसकी हस्तलिखित प्रति है वो पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। ठीक है, इसमें चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण भी मिलता है। बाद है परमाल रासू की रचना वो 1173 ईस्वी में जगनिक ने की थी। जगनिक महोबा के राजा परमार्दिदेव के आश्रित थे। ठीक है, इसने आहला और उधल 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण और ये रचना 13वीं शताब्दी में मतलब 1173 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। अब चार्ल्स इलियट हैं वो उन्होंने इसका प्रकाशन आहला खंड के नाम से करवाया है। और श्याम सुंदर दास ने परमाल रासू का पाठ निर्धारित कर उसे नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित कराया। हजारे प्रसाद द्विवेदी इसको अर्ध प्रमाणिक स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब ये जो रचना है ये भी वीररस प्रधान रचना मानी जाती है। इसके बाद है पृथ्वीराज रासू, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। पृथ्वीराज रासू के जो रचयिता थे वो चंद्रवरदायी थे। हिंदी साहित्य का हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रथम रचना कौन सी है? श्राप का चार। और प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासू। तो जो चंद्रवरदायी थे वो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। ठीक है, और इस जो रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इस रचना में वीर और श्रृंगार 2 रसों का वर्णन किया गया है। तो इसमें वीर रस है वो प्रमुख रहा है। पृथ्वीराज रासू की जो रचना है वो 69 सर्गों में की गई है। ठीक है, अब बाकी देखो ये ग्रंथ है ये प्रमाणिक भी माना गया है, अर्ध प्रमाणिक भी माना गया है और अप्रमाणिक भी माना गया है। उसको जो प्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक या अप्रमाणिक मानने वाले जो मैं लेखकों के रचनाकारों के नाम आपको बता रही हूँ, सो वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले है इसको प्रमाणिक रचना मानने वाले जो हैं रचनाकार श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, 4 रचनाकार हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। मोहे श्याम मिस करें। मोहे से मोहनलाल का नाम आता है। ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और श्याम से श्याम सुंदर दास, मिस से मिश्र बंधु, करे से कर्नल टॉड। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जो इनको अप्रमाणिक मानते हैं, जो बिल्कुल अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, उनके नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, अब इसके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। देवी राम श्यामल हीरा भूल गया। देवी राम श्यामल हीरा भूल गया। देवी से हो गया मुंशी
देवी प्रसाद, राम से रामचंद्र शुक्ल, श्यामल से श्यामल दास कवि राजा श्यामल दास जो मैंने आपको बोला, और हीरा से हीराचंद ओझा, और भूल से भूलर। ठीक है, ये रचनाकार हैं जो आ जाते हैं। अब तीसरे नंबर पे मैं बता रही हूँ अर्ध प्रमाणिक, जो इसको अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं, उनके नाम हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय। तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। आधे प्रमाण की विजय हजारी ने सुनी, आधे प्रमाण की विजय हजारी ने सुनी। तो आधे प्रमाण मतलब जो अर्ध प्रमाणिक है, ठीक है, विजय से है मुनिजिन विजय, हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनी से है सुनीति कुमार चटर्जी। ये कुछ ट्रिक्स के साथ मैंने आपको ये बताया। और इससे देखो ये रचनाएं हैं जो मतलब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब इसके बाद जो बाकी जो रचनाएं मैंने आपको बताई, जैसे हमीरा सुएज के शारंग धर हैं, उनकी सिर्फ आप रचनाकार याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे वो है विजयपाल रासो, इसके रचनाकार नल सिंह हैं। बस ये नाम याद रखिएगा और कुछ नहीं करना आपने। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।